Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do areas of social influence. This is a section of Unit 1, the concept of social influence from Block 2 of MPC 004 Advanced Social Psychology. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यूनिट मैं कुछ वीडियोस में कवर करने वाली हूँ आगे के। सो हम सब सेक्शंस इसमें कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने इस यूनिट का डाल चुकी हूँ जिसमें करंट रिसर्च ऑन सोशल इन्फ्लुएंस मैंने बताया था। आज हम एरियाज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस के फर्स्ट पार्ट यानी कि कन्फर्मिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप देखें तो यहाँ स्टार बना है, रेड स्टार। जिन्होंने नया ज्वाइन किया है मेरा चैनल, मैं उनको बता दूं, जहाँ पे भी आप रेड स्टार देखते हैं मेरे वीडियोस में फर्स्ट ईयर के, उसका मतलब है ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की फुल चांसेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरियाज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने किया था कि सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कैसे समाज हमारे बिहेवियर, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स पे असर डालता है और हम उसके अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जब हम ऐसा करते हैं? पहले तो इन्होंने फर्स्ट 3 एरियाज के बारे में इन्होंने बात की है, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। ये 3 एरियाज हैं सोशल इन्फ्लुएंस के, मतलब सोशली हम इन 3 तरीकों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो फर्स्ट है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी अगर हम देखें तो कन्फर्मिटी का मतलब होता है जब हम अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं दूसरों की तरह, दूसरे जैसा बिहेव कर रहे हैं हम वैसा करने लगते हैं, तो उसे हम कन्फर्मिटी कहते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अंदर से ये महसूस करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी, हमें ऐसा लगेगा कि हम उन लोगों से जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं के पार्ट हैं, हम उन्हीं के मेंबर्स हैं। तो जब हमें उन दूसरों से अप्रूवल चाहिए होता है, फ्रेंडशिप का या दूसरे तरीके से, या अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का अप्रूवल चाहिए होता है, तब हम कन्फर्मिटी शो करते हैं। नाउ इन्होंने कंप्लायंस एंड ओबीडियंस के बारे में बात की है, लेकिन हम इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स नहीं करेंगे, इनके वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगी। बट मैं थोड़ा सा आपको इन तीनों में डिफरेंस बता दूं कि क्या होता है। कंप्लायंस की बात करें तो जब कोई इंसान कुछ करता है और वो चाहता है कि दूसरे के अकॉर्डिंगली वो करे और चूज करता है उनके अकॉर्डिंगली वैसा करने को, कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे, चाहे वो रिवार्ड की वजह से कर रहा है, रिवार्ड मतलब कुछ उसको गिफ्ट मिलेगा ऐसा करने से, या फिर पनिशमेंट के डर से ऐसे करता है, तो हम उसे कंप्लायंस में डालते हैं। और इसमें लेकिन कोई कंपल्शन नहीं होता, मर्जी होती है, करना चाहे तो करे, करना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। कंप्लायंस का ये मतलब होता है। नाउ कमिंग टू ओबीडियंस। ओबीडियंस में जो इंसान जब कुछ करता है तो वो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर के अंडर करता है, जैसे कि स्कूल्स में होता है, आर्मी में होता है कि जो रूल बनाए गए हैं हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। हमारे पास ना करने की कोई चॉइस नहीं होती है ओबीडियंस में। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। कंप्लायंस में आप मना कर सकते हैं, ओबीडियंस में आप मना नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी में भी स्टार है, यानी कि ये भी अलग से एक टॉपिक आता है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्फर्मिटी वो प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई इंडिविजुअल अपना एटीट्यूड, बिलीफ या फिर बिहेवियर वैसा कंडीशन कर लेता है, मतलब वैसा बदल जाता है, सो दैट वो अपने ग्रुप के लोगों को कन्विंस करा सके, अपने ग्रुप के लोगों को एक्सेप्टेंस, अपने ग्रुप के लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए वो वैसा करता है, तो उसे हम कन्फर्मिटी कहते हैं। ये छोटे ग्रुप में भी देखी जाती है, सोसाइटी में भी देखी जाती है ऐसी चीज़ें। ये हम अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर, मतलब हम जानबूझ के नहीं करते, हम ऐसा सोच के किसी ग्रुप को फॉलो नहीं करते कि भाई ऐसा करना है तो हम एक्सेप्ट किए जाएंगे, बट हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हम देखते आ रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। वो होता है कन्फर्मिटी, कि कन्फर्म करना उस चीज़ को। और एक्चुअली किसी इंसान का होना ज़रूरी नहीं है उसमें। इम्प्लाइड प्रेजेंस का मतलब होता है एक्चुअली कोई इंसान है नहीं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि वो चीज़ किसी के कहने के वजह से हो रही है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, सोसाइटी हमारी कुछ नॉर्म्स बनाती है
हमें किस तरह से खाना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, कहाँ सोना है, क्या पहनना है, वो सारे चीज़ सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स हैं और हम सारा का सारी जनता उसको फॉलो करती है। तो वो कन्फर्मिटी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है समाज में अगर हम वैसा करते हैं। तो ये उसके बारे में बात की गई है। जैसे एज को लेकर होता है कुछ रूल्स, कल्चर को लेकर होता है, रिलीजन को लेकर होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको देखने को मिलता है। सो अगर हम कंफर्म नहीं करना चाहते तो वो क्या होगा, अगर सपोज हम किसी सोसाइटी के कोई रूल्स को नहीं मानना चाहते तो क्या होता है, हमें सोशल रिजेक्शन मिलता है, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती, हमारे कुछ नाम दे देती है या हमारे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर देती है जिससे हमारी रेपुटेशन, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट होता है। तो इसीलिए इसी डर से हम सोसाइटी के हर एक नॉर्म को कंफर्म करते हैं, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, सो दैट हमें कोई अवॉइड ना करे, हमें कोई बुली ना करे, हमें कोई क्रिटिसाइज ना करे इस वजह से। और ये ज़्यादातर एडोलेसेंट और यंग यूथ कल्चर में देखा गया है। ये वैसे हर एक एज में होता है, लेकिन यूथ्स में और एडोलेसेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है कि वो अपने पीर ग्रुप को, पीर प्रेशर बहुत होता है उनके ऊपर और वो हर चीज़ वो करना चाहते हैं जो उनका पीर ग्रुप करता है। पीयर ग्रुप कहते हैं, एक्चुअली पीर नहीं बोलते इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पीयर, बट हैबिट हो जाती है कभी कभी कुछ वर्ड्स बोलने की, तो हमारे मुंह से वही वर्ड्स बार बार वैसे ही निकलते हैं, इवन इफ वी नो व्हाट इज राइट। तो दिस इज पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर इनको एडोलेसेंट्स और जो यूथ होते हैं उनमें बहुत देखा जाता है, और वो फिर उसको कंफर्म करने के लिए अपने ग्रुप को वैसी हैबिट्स, कई अच्छी हैबिट भी होती हैं, कोई गलत हैबिट्स भी हो जाती हैं। सो ऐसा होता है। ये कंफर्मिटी जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है कैसे सोशल नॉर्म्स बनेंगे, यानी हमारा समाज जो भी रूल रेगुलेशन बनाता है वो एक बड़े ग्रुप की कंफर्मेशन से ही बनाता है। तो ये एक ग्रुप फिनोमेना है जो कंफर्मिटी है, और इसमें कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं सो दैट कोई इंडिविजुअल अगर कंफर्मिटी शो करता है तो किस किस चीज़ को देखकर करता है, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो ग्रुप साइज मैटर करती है, ग्रुप साइज के अलावा ग्रुप कितना बड़ा है। दूसरा कोहेशन, कितनी अटैचमेंट है ग्रुप में। स्टेटस क्या है उस ग्रुप का, पहले से क्या कमिटमेंट है उस ग्रुप के साथ, या पब्लिक ओपिनियन कैसा है उस पर्टिकुलर बात के लिए या किसी पर्टिकुलर फैक्टर के लिए। उसके बेसिस पे कोई इंडिविजुअल कंफर्मिटी बताता है। नाउ कमिंग टू एश्च एक्सपेरिमेंट ऑन कंफर्मिटी। 1951 में एश्च ने एक्सपेरिमेंट किया था कंफर्मिटी के ऊपर। देखिए स्टार है, यानी ये एग्जाम में आ चुका है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा। इनका पूरा नाम है सोलोमोन ई एश्च। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें यहाँ पे देखिए ये दो कार्ड दिख रहे हैं, ये है स्टैंडर्ड लाइन और दूसरे कार्ड में ये 3 लाइन बनी है अलग अलग लेंथ की। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया था कि एक ग्रुप में 9 लोग लिए थे और उनको ये बोला था कि आपको इन तीनों लाइन में से एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो स्टैंडर्ड लाइन की मेजरमेंट की है। अच्छा, जब ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ये देखना चाह रहे थे कि इंसान जब कंफर्मिटी फॉलो करता है तो क्या वो गलत और सही पे भी काम करता है या सिर्फ इसीलिए कंफर्मिटी देता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उसके लिए हाँ बोला है। इस चीज़ को वो चेक करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, 9 लोगों का एक ग्रुप लिया जिसमें से 8 लोग वो थे जो एक्सपेरिमेंटर से मिले हुए थे, यानी कि एक्सपेरिमेंटर अगर उन्हें गलत चीज़ बोलने के लिए बोलेगा तो वो 8 लोग गलत चीज़ ही बोलेंगे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 2 कार्ड्स लिए, ये पहला ये दूसरा, और ये सबको थमा दिए सारे 9 लोगों को, और उन्हें बोला कि आप ना कंपैरिजन करो। तो कंपैरिजन अगर आप देखें तो 18 कंपैरिजन हुए, 9 2s are 18, 2 बार तो कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। मे बी इन्होंने ठीक से बताया नहीं है कि इन्होंने एक कार्ड में ये तीनों लाइन रखी थी या ये तीनों लाइन के अलग अलग सेट बनाए थे इन्होंने, दे हैव नॉट मेंशन प्रॉपरली। बट 18 अगर कंपैरिजन हुए हैं तो फॉर श्योर ये इसके 3 कार्ड अलग बने होंगे तीनों लाइनों के, या फिर 2 ही कार्ड दिए होंगे, क्योंकि जब 2 बार कंपैरिजन करेंगे तो थर्ड तो बट ऑब्वियस हो जाता है कि अगर 2 नहीं मिलते तो तीसरा तो मिलेगा। सो उन्होंने 18 कंपैरिजन ऐसा बोला है इन्होंने। 18 कंपैरिजन जो उन्होंने कराए, और जैसे मैंने बताया 9 में से 8 लोग एक्सपेरिमेंटर से मिले हुए थे, यानी कि जो मिले हुए लोग थे उनको उन्होंने ये बोला था कि तुम ना गलत वाली लाइन को बोलना कि वो स्टैंडर्ड लाइन से मैच करती है। सो उन 8 लोगों ने यही किया कि उन्होंने यही बोला कि भाई ये लंबी वाली जो लाइन नंबर 1 है वो इस स्टैंडर्ड लाइन से मैच करती है।
सो 18 कंपैरिजन में से 12 बार ऐसा हुआ कि गलत बात बोली गई, गलत आंसर दिया गया। तो बचे हुए लोगों ने क्या किया, उन्होंने भी हाँ बोल दिया कि लाइन नंबर 1 जो है वो स्टैंडर्ड लाइन से मिलती है। सो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि इवन जो बचे हुए लोग थे उनको पता था, बचे हुए बंदे को ये पता था कि वो गलत आंसर दे रहा है, लेकिन उसने वो गलत आंसर को भी सही बोल दिया क्योंकि उसने सोचा कि शायद उसने कोई और परसेप्शन से देखना था, शायद दूसरे तरीके से इस लाइन को देखना था, हो सकता है लाइन की विड्थ से देखना था, या क्वेश्चन वो समझा नहीं, उसने खुद की गलती मानी। उसको ये लगा कि शायद मैं ही गलत तरीके से देख रहा हूँ, इसलिए मैंने गलत आंसर दिया, बाकी 8 लोगों ने कैसे दूसरा आंसर दे दिया मेरे से अलग। तो इसीलिए उसने उस ग्रुप वालों जो 8 लोगों ने गलत आंसर दिया था उसी को ही उसने अपना आंसर बना के पेश कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड कन्फर्मिटी, कि अगर पूरा ग्रुप गलत है तो भी हम उसका साथ दे देते हैं क्योंकि हमें लगता है मेजॉरिटी विंस, जो मेजॉरिटी बोल रही है वो सही बोल रही होगी। तो एक बार आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो आपको वर्ड टू वर्ड यही लिख के आना पड़ेगा। मैंने शॉर्ट में स्टोरी बता दी है सो दैट जब आप पढ़ें तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो। देखिए इन्होंने बताया है कि एरोनियस ग्रुप जजमेंट जो था 75% था, 75% लोगों ने गलत आंसर दिए थे और इस तरह से हुआ। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, स्टबर्न इंडिपेंडेंस की बात की है इन्होंने, यानी कि ग्रुप में कई लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहे पूरा ग्रुप कुछ भी बोल रहा हो लेकिन उसकी एक इंसान की खुद की अपनी सोच होती है जो बाकी लोगों से बहुत अलग होती है, और वो कभी भी अपनी सोच बदलता नहीं है चाहे ग्रुप कुछ भी कर रहा हो। तो ऐसे लोगों को हम स्टबर्न इंडिपेंडेंस कैटेगरी में रखते हैं। एस्ट कहते हैं कि वो खुद भी इसी कैटेगरी के हैं जो मानते नहीं है, तो स्टबर्न इंडिपेंडेंस ऐसी सोच को बोलते हैं। डिसेंटर की बात भी की है इन्होंने कि डिसेंटर वो इंसान होता है तो जो ग्रुप से हट के अलग आंसर दे देता है, और जब वो ऐसा करता है तो जो बाकी लोग थे जिन्होंने गलत लोगों का साथ दिया था वो पलट जाते हैं, वो जो सही की तरफ चले जाते हैं। जब एक यानी कि जैसे एक्सपेरिमेंटर के साथ जो लोग मिले थे उनमें से कोई एक ऐसा इंसान है जो आके बोल दे नहीं बीच वाली लाइन मतलब लाइन नंबर 2 जो है स्टैंडर्ड लाइन से मिलती है जो कि करेक्ट आंसर है, अगर वो ऐसा बोल देता है तो जिसने जो 9th वाला बंदा था जो एक्सपेरिमेंटर का बंदा नहीं था वो भी पलट सकता है, वो भी पलट जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो डिसेंटर बंदा है जो 8 में से एक था जो बदल गया था, वो अगर वापस लौट के आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो 9वां बंदा था अपना जो एक्सपेरिमेंटर के ग्रुप के साथ नहीं था वो भी हट जाएगा वहाँ से, अपना जजमेंट चेंज कर लेगा। सो इसको बोलते हैं डिसेंटर। नाउ कमिंग टू फैक्टर्स फाउंड इन इंक्रीज कन्फर्मिटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी कन्फर्मिटी बढ़ जाती है, किन किन फैक्टर्स की वजह से हमारी कन्फर्मिटी बढ़ती है। फर्स्ट है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द अदर मेंबर्स इन द ग्रुप, जो लोग कन्फर्मिटी देते हैं वो ग्रुप में अट्रैक्टिव लोगों को ढूंढते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग हैं तो हम उनका साथ देते हैं। अगर 2 ग्रुप है, सपोज एक में ज़्यादा अगली लोग हैं और दूसरे में ब्यूटीफुल लोग हैं, तो हम लोग उन लोगों के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पे ब्यूटीफुल लोग हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। तो एक तो ये फैक्टर है जो कन्फर्मिटी को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा फैक्टर है डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क, अगर टास्क बहुत डिफ़िकल्ट है तो फिर हम जजमेंट के साथ ऐसे ही हो जाते कि अरे मुश्किल टास्क था, मुझे तो पता नहीं चला इसका आंसर क्या था, लेकिन बाकी लोग जो बोल रहे हैं वही सही होगा, हम उस ग्रुप के साथ लग जाएंगे, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हुई तो। ग्रुप कोहेसिवनेस भी एक और फैक्टर है, यानी कि अगर फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है आपकी और एक दूसरे पे आप डिपेंडेंट हैं ग्रुप में, तो फिर तो भी आप कन्फर्मिटी दे देते हैं, इन्होंने ऐसा बताया है। आगे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल क्लासरूम का दिया है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सपोज यही लाइन वाला क्वेश्चन है, लाइन में किसी बच्चे ने बोल दिया कि लाइन नंबर 3 जो है वो स्टैंडर्ड लाइन से मिलती है। एवरीबडी नोज दैट दिस आंसर इज रॉन्ग। अगर उसको खड़े होकर बोल देता है सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगेंगे, लेकिन अगर वो जो हंसने वाले बच्चे में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो हंसा नहीं और वो बोल दे कि अरे तुम हंस क्यों रहे हो, सही तो बता रहा है, तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज भी हो जाएंगे और सरप्राइज भी हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो जज करने लगे कि इस बंदे का थोड़ा दिमाग घुमा हुआ है। सो ये ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली है।
आगे इन्होंने ये भी बताया है कि ये एस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1950s में किया था, तो उस टाइम पे लोगों की सोच अलग होती थी, जो ग्रुपिज्म में ज़्यादा बिलीव करते थे, गठबंधन में ज़्यादा बिलीव करते थे। तो NBC न्यूज़ चैनल न्यूज़ है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया था 1997 में, ये चेक करने के लिए कि अब भी लोग वैसा ही सोचते हैं, वैसी ही सोच है या बदल गई है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उनको पता चला कि अभी भी लोग उसी तरह से सोचते हैं जैसा पहले सोचा करते थे। नाउ इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि ये जो कन्फर्मिटी है ये अगेन दो तरह की होती है, एक होती है इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस और दूसरी है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। ये दो चीज़ें हैं इंफॉर्मेशनल कन्फर्मिटी के ऊपर, इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, जो मैटर करता है। तो पहला जो है इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, उसके बारे में बात करते हैं। इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस तब होता है जब किसी एक बंदा जो है कि पूरे ग्रुप का, वो कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है ग्रुप से, खुद के ग्रुप से। सो जैसे कि एक पूरा 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो 4-5 लोगों के ग्रुप में से एक बंदे को इन्फॉर्मेशन पता करनी है और उसको कुछ आइडिया नहीं है कि वो कितना सही होगा उसका डिसीजन, या ही इज़ कन्फ्यूज, तो वो अपने खुद के जो 4-5 लोगों का ग्रुप है उन्हीं मेंबर्स से वो डिस्कस करेगा और फिर डिसीजन लेगा। तो जब वो इस तरह की सोच रखता है कि अपने ग्रुप के लोगों से पूछताछ करके डिसाइड करना है, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। सो ये इन्फॉर्मेशन सोशल इन्फ्लुएंस 3 सिचुएशंस में यूज़ होती है, जैसे इन्होंने बताया है। पहला तब जब सिचुएशन ना कंफ्यूजिंग है, उसे पता ही नहीं है कि भाई करना क्या है, आंसर वांसर कुछ नहीं पता। तो जब लोग बहुत अनसर्टेन हो जाते हैं, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनसर्टेन होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तब उस सिचुएशन में वो अपने ग्रुप की तरफ देखता है। जैसे कि जब क्राइसिस हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें डरने की बजाय हमें आंसर निकालना है, तो जब हम ग्रुप की तरफ देखते हैं तो हमारा डर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सो दूसरा क्या तरीका है, किस तरीके से हम कौन सी सिचुएशन में हम ऐसे लोगों की तरफ भी देखने के लिए कोशिश करते हैं जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, जो एक्सपर्ट है, तो हम ऐसे लोगों से भी इन्फॉर्मेशन लेने की या उनकी बात का, जब हमें नहीं मालूम कि भाई हम ये डिसीजन सही होगा कि नहीं, तो हम किसी एक्सपर्ट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन कभी कभी एक्सपर्ट भी गलत हो सकते हैं। इस तरह से होता है। इंफॉर्मेशन सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो इंटरनलाइजेशन या फिर प्राइवेट एक्सेप्टेंस के कारण होता है, जब जो इंसान है वो बिलीव करता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो राइट है। इस बारे में इन्होंने बताया है। अगेन ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट के बारे में इन्होंने बात की है। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट क्या होता है, इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को एक अंधेरे कमरे में रख दिया और वहाँ पे एक स्मॉल लाइट का डॉट को स्टेयर करने के लिए बोला, जो 15 फीट दूर था उन लोगों से। उन लोगों को बोला कि आप ना इसको ध्यान से देखते रहो, इस डॉट को, और हमें बताना कि ये कितना मूव किया है। तो ट्रिक तो ये थी, एक्चुअली ट्रिक क्या थी कि वो डॉट कभी मूव करना ही नहीं था, वो डॉट स्टैटिक था, लेकिन उन सबको ये बोला था कि ये डॉट मूव करेगा और आपको ये बताना है कितना मूव किया। तो लोगों ने आंसर भी दिया कि हाँ ये इतना मूव किया, ये उतना मूव किया। तो इस तरीके को, इस इफेक्ट को बोलते हैं ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। मतलब कोई चीज़ मूव नहीं हो रही लेकिन आपको दिख रहा है कि वो मूव हो रही है। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स को हम कितना फॉलो करते हैं अपनी सोसाइटी के, और एक रेफरेंस को देखते हुए जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं हम बस उसी के ही आसपास ही सोचते हैं, हम उसके बाहर हटके नहीं सोचते। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ये इसमें बताया गया है। बहुत कम देखा जाएगा कि लोग जो होते हैं वो रैशनल चॉइसेस रखते हो, वो सोसाइटी के ही नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, सोसाइटी में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें सोसाइटी से मिल रही है हम उसी को ही फॉलो करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होता है उसी से ही हम क्विकली लोग ना अपना व्यूज़ बना लेते हैं और अपने इंटरनल सिग्नल को बिल्कुल ही
अवॉइड कर देते हैं कि हमारे अंदर से कोई और आवाज़ आ रही है लेकिन सोसाइटी जो कर रही है हम उसी को फॉलो करते हैं, इस तरह की सोच हो जाती है। नाउ नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, जो इसी का ही सेकंड पार्ट है सोशल इन्फ्लुएंस का, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस ये कहता है, ये तब होता है जब एक बंदा ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है या लाइक करता है जिसको ग्रुप के मेंबर्स लाइक करते हैं। और ये क्यों होता है, पब्लिक कंप्लायंस की वजह से होता है कि जनता जो पसंद करती है हम भी वही करेंगे वाली बात, ये इन्होंने बताया हुआ है इसमें। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में ये भी बताया है कि ये एक सोशल इम्पैक्ट थ्योरी पे बेस्ड है, ये सोशल इम्पैक्ट थ्योरी पे फंक्शन करता है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं किसी ग्रुप में, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ज़्यादा लोग होंगे तो पर्सन जो होगा उस पर इफेक्ट कम होगा, ठीक है। और जो ग्रुप की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितना, मतलब जो इंसान है वो ग्रुप उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। देन अगेन एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम ग्रुप को कितना वैल्यू देते हैं। इमीडिएसी मतलब हम कितने क्लोज हैं ग्रुप में, और हम कितना इन्फ्लुएंस्ड है उस चीज़ से। टाइम और स्पेस इमीडिएसी में आता है। हम ग्रुप से कितने ज़्यादा टाइम तक जुड़े हुए हैं और हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं या उस पर असर डालते हैं। इन्होंने एक और यहाँ पे किया हुआ है एक्सपेरिमेंट, HK वो जो थे एक्सपेरिमेंट उसी की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच बोलना चाहते हैं नो मैटर व्हाट। लोग ज़्यादातर नॉर्मेटिव में यही बता रहे हैं कि वो हटके भी जवाब दे देते हैं और सच बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग जब। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे कि लोग सच क्यों बोलना चाहते हैं, अगर चाहे ज़्यादातर ग्रुप गलत भी बोल रहा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच की तरफ साथ देते हैं। बहुत सारे मॉरल क्लेम्स होते हैं जिसमें आता है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको इंटीग्रिटी की चिंता होती है, वेलबींग की चिंता होती है कि जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, तो या फिर वो ये सोचते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो सही होना चाहिए, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। नाउ कमिंग टू जो ये माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस एंड कन्फर्मिटी, ये दोनों कैसे रिलेटेड है। माइनॉरिटी कैसे असर डाल सकती है कन्फर्मिटी पे, यानी कि माइनॉरिटी मतलब जिनका काउंट कम है, ऐसे लोग जो बहुत कम काउंट में है। तो माइनॉरिटी कैसे कन्फर्मिटी को लीड करती है, कैसे कन्फर्मिटी करवा पाती है। सो माइनॉरिटी का इन्फ्लुएंस होता है स्पेशल केसेस में जो इन्फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे कि कोई इंसान किस तरह का सोचता है और एक्ट करता है ग्रुप में। जैसे कि इसमें इन्होंने बताया जो लोग होते हैं वो क्लियर, जब बहुत श्योर होते हैं कि भाई ये वाला बात, ये व्यू, किसी पर्टिकुलर व्यू के बारे में बहुत श्योर होते हैं, तब माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस देखा गया है लोगों में। यानी अगर आपको पता है कि भाई एक चीज़ इसी तरीके से होती है, लाइट का बटन यहाँ नीचे प्रेस करने से ऑन होता है, तो आप क्यों दूसरे का साथ देंगे, आप जब 100% श्योर है। तो इन्होंने यही बोला है माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस तब देखा जाता है जब बंदा श्योर होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और माइनॉरिटी फ्लक्चुएट भी करती है और अनसर्टेनिटी भी इसमें देखी जाती है, यानी कि अगर ज़रा सी भी चांस है कि वहाँ आंसर गलत हो सकता है तो माइनॉरिटी पे असर पड़ता है, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। तो माइनॉरिटी अगर स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग केस होता है उसके पास, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बिलीव्स और बिहेवियर जो मेजॉरिटी के है उसको चेंज कर देगी। कभी कभी जो आपने देखे हैं रायट्स होते हैं और बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए हमारे यहाँ कैंपेन चलता है, जैसे एसिड अटैक के ऊपर चलता था। एसिड अटैक पे चला कैंपेन, माइनॉरिटी में थे लोग लेकिन फिर भी चला और वो चीज़ सही थी। तो जब सब सही चीज़ के लिए खड़े होते हैं तो बहुत टाइम के बाद मेजॉरिटी को चेंज होना पड़ता है, अपने बिलीव्स और बिहेवियर्स चेंज करने होते हैं। दैट इज़ वाई एसिड सेल होने पर रोक लग गई, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। तो माइनॉरिटी मेंबर्स जो होते हैं वो बिलीव करते, वो परसीव करते हैं
एज एन एक्सपर्ट, उनको हम एज एन एक्सपर्ट मान सकते हैं। माइनॉरिटी में आप कहाँ देखेंगे, टीचर्स को देखेंगे माइनॉरिटी में, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन आप मिनिस्टर्स को देख सकते हैं, रिलीजियस गुरु को देख सकते हैं, ये सब माइनॉरिटी वाले हैं जो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। और कभी कभी है ना, ये अनहेल्दी ग्रुप डायनामिक्स भी होती है, मतलब कि जो कई बारी है नेगेटिव इमोशनल क्लाइमेट भी कर लेते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं माइनॉरिटी की तरफ से, तो उनके ऊपर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ जाती हैं। नाउ कमिंग टू जेंडर एंड कन्फर्मिटी, इसमें बताया है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं जब इस्टेब्लिश होते हैं, ये जेंडर डिफरेंसेस भी क्रिएट करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स जब होते हैं। सो ये सोशल कन्फर्मिटी ज़्यादातर फीमेल्स में देखी गई है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इन्होंने यहीं पे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है कि बहुत सारी जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि विमेन जो होती हैं उनको ज़्यादा परसुएड किया जा सकता है किसी चीज़ के लिए, और वो ज़्यादा कन्फर्मिंग होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, अगर ग्रुप प्रेशर सिचुएशन हुई तो औरतों को ज़्यादा जल्दी से हम कंफर्म करवा लेते हैं चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू मैन। तो इन्होंने और भी स्टडीज़ की है जिसमें मैन एंड विमेन को सेपरेटली स्टडी किया है, फिर एक कंबाइन करके भी स्टडी किया है, और फिर चेक किया है कि कैसे हुआ है। तो अगर मेल एंड फीमेल का एक ही ग्रुप है और दूसरी साइड सिर्फ फीमेल है या फिर सिर्फ मेल है, तो आप देखेंगे जो को वाला ग्रुप है, यानी कि जिसमें दोनों मेल्स एंड फीमेल्स है जिस ग्रुप में, वो ज़्यादा एप्रीहेंसिव होंगे जब भी डिस्क्रिपेंसी आएगी ग्रुप मेंबर्स में। तो उन्होंने हमेशा जजमेंट को डाउट करेंगे वो लोग। सो इन्होंने ये नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस को भी एक्सप्लेन किया है कि विमेन क्यों, जैसे मैन एंड विमेन की आइडियल बॉडी के बारे में बात करें तो जो विमेन होती हैं वो आइडियल बॉडी के लिए क्या क्या करती हैं, वो डाइटिंग का सहारा लेती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स उनमें मिलते हैं। जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन कौन से, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। सो मैन में अगर देखें तो मैन को जब परस्यू करना होता है आइडियल बॉडी इमेज, जो एक सोशल प्रेशर है एक तरह का कि सोसाइटी क्या किस तरह की बॉडी इमेज चाहती है, तो वो ईटिंग डिसऑर्डर शो नहीं करते, वो डाइटिंग करते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं और ओवर वर्किंग करते हैं बॉडी के साथ। तो इस तरह से वो आइडियल बॉडी को मेंटेन करते हैं। और दोनों की ही लेकिन सोच क्या होती है, एक अट्रैक्टिव दिखना, अपने आप को अट्रैक्टिव कैसे शो करना है, इंफॉर्मेशन सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से। ये भी एक सोशल इन्फ्लुएंस ही है आइडियल बॉडी वेट का एंड बॉडी कैसी दिखनी चाहिए, लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज कंफर्मिटी। कंफर्मिटी का जैसे मैंने आपको बताया कि कंफर्मिटी होती है जब हम किसी एक एक्सेप्टेंस के लिए, अपनी खुद की एक्सेप्टेंस के लिए हमें लोग एक्सेप्ट करें, इसीलिए हम कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। कंफर्मिटी के लिए एक्सपेरिमेंट था ये जो हमने अभी किया, एस्च का एक्सपेरिमेंट। देन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इंक्रीज करते हैं कंफर्मिटी, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। एंड देन हमने और भी बहुत सारे चीज़ें देखी, जैसे इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है एंड नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है। एंड देन हमने माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस एंड कंफर्मिटी देखी। उसके बाद फिर हमने जेंडर एंड कन्फर्मिटी के बारे में किया। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। एक बार रीडिंग दे दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसमें और बड़े अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स को समझाया गया है। आई होप ये वीडियोस आपको यूज़फुल हैं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है इनको सुनने में। So do subscribe my channel. Do not forget to share my videos. And thanks for watching. Take care. Bye bye.